चलिए सरकार, बिल्कुल भी बिना टाइम वेस्ट किए सीधी शुरुआत करते हैं। जीएस का एक भाग, जीएस का एक पार्ट, जीएस का एक हिस्सा, इंडियन ज्योग्राफी। और वास्तव में शुरुआत में ज्योग्राफी की पूरी की पूरी ही ज्योग्राफी कराने वाला हूँ, लेकिन ज्योग्राफी में मैं भी बात कर रहा हूँ मैं इंडियन ज्योग्राफी की, और मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि आए 10-15 मिनट बनाया की वीडियो बनाई और काम हो गया, तुक्केबाजी सी कर दी। ये बिल्कुल नहीं होने वाला यार, बस कह रहा हूँ इतना मान लो, ठीक। और बिल्कुल भी बिना टाइम वेस्ट करे सीधा मैं इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। वार ऑफ द एस्पायरेंट्स चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जी, कहानी को शुरू करते हैं। तो यार मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बता दूं, किस एग्जाम के लिए, बस ये मत पूछना, कोई भी एग्जाम लेना, जो भी आप एग्जाम देना चाहें, चाहे यूपीएसआई दें, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम दें, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम दें, किसी भी स्टेट का कोई एग्जाम दें, एसएससी का कोई एग्जाम दें, भाई सभी के लिए कारगर है यार, सीधी सी बात है। अब एक बात बताओ यार, यदि इंडिया का सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट जो है, यदि वो इंदिरा पॉइंट है, तो भाई वो सभी एग्ज़ाम के लिए वही है, ठीक है। ऐसा नहीं है यूपीएसआई वालों के लिए कुछ हो रहा है, या यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए कुछ हो रहा है, या बिहार दरोगा वालों के लिए कुछ हो रहा है, या दिल्ली पुलिस वालों के लिए कुछ हो रहा है। चलिए बिना बिना टाइम वेस्ट करे कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। हालांकि इसके अलावा ज्योग्राफी में वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और ईवीएस और इकोलॉजी, हाँ बाइलिंगुअल पढ़ाने वाला हूँ, घबराओ मत। विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल, खगोल विज्ञान या खगोल शास्त्र, और इसके अलावा पर्यावरण, ये सारी चीज़ें आती हैं। इनका मैं थोड़ा सा परिचय दूंगा इंडियन ज्योग्राफी पे पूरी तरह जाने से पहले, लेकिन मेन फोकस होगा इंडियन ज्योग्राफी। और यकीन मानो इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा पूरा डीपली कि आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस क्या क्या होगा इसमें, देखो सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंडिया का इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम जान रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ होगी इसमें वो होगी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, कोई टेंशन की बात नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो यार इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया मतलब भारत का परिचय। सबसे पहले वो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं यार, भारत का परिचय तो जानना पड़ेगा। भारत का परिचय, भारत का परिचय। और भारत के इस परिचय में, और भारत के इस परिचय में जो सबसे पहली चीज जाननी है, भारत के इस परिचय में जो सबसे पहली चीज हमको जाननी है वो क्या है कि भैया इंडिया की लोकेशन कहाँ है, आखिर ये है कहाँ इंडिया। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे इसमें, लोकेशन, लोकेशन एंड एक्सपेंशन, लोकेशन एंड एक्सपेंशन, अवस्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, भारत की अवस्थिति और भारत का विस्तार। भारत की अवस्थिति और भारत का विस्तार मतलब नहीं समझे बात। देखो आपने खूब पढ़ा होगा कि इंडिया कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर कितने डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। देशांतर अक्षांश नहीं समझे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। फिर आपसे पूछा जाएगा कि लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के, सॉरी माफ कीजिए उल्टा बोल गया यार मैं, कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक की ये दूरी कितनी है, ये भारत का विस्तार है। कैसा विस्तार, ये भारत का उत्तरी विस्तार है। बात आ रही है समझ, ये भारत का उत्तरी विस्तार है, उत्तरी अक्षांश में विस्तार है। फिर विस्तार आपसे एक और तरह का विस्तार है इंडिया का। कैसा विस्तार, लेकर इधर से इधर तक, कहां से कहां तक, इस पूर्वी विस्तार ये वाला। तो ये वाली चीज हम जानेंगे, इसमें अवस्थिति जानेंगे, कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री, ये सारी की सारी चर्चाएं हम कहां कर रहे होंगे, लोकेशन ऑफ इंडिया में। लोकेशन ऑफ इंडिया में बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, बेहतरीन तरीके से जाएंगे यार, टेंशन ना लो। इसके बाद आती है बाउंड्री लाइंस। हम जानेंगे इंडिया की बाउंड्री लाइंस के बारे में। बाउंड्री लाइंस की भाई भारत की जो सीमाएं हैं कितनी लंबी हैं, जल सीमा कितनी लंबी है, स्थल सीमा कितनी लंबी है, किस किस देश से लगती है, किस किस राज्यों से लगती हैं, ये सारी की सारी हम चर्चाएं जान रहे होंगे। तो सीमा रेखा के बारे में जानेंगे हम, सीमा रेखाएं। इसके पश्चात हम चर्चा कर रहे होंगे फ्रंटियर्स की। अच्छा ये फ्रंटियर वर्ड सुना सुना नहीं लग रहा, अच्छा देखा देखा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं यार, फ्रंटियर्स की चर्चा करेंगे हम। फ्रंटियर मतलब भारतीय सीमा से लगे देश,
जो भारत के फ्रंटियर से, भारत की सीमा किस किस देश से कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगती है? भारतीय सीमा से लगे देश, भारतीय सीमा से लगे देश, भारतीय सीमा से लगे देशों के बारे में जा रहे हैं। फ्रंटियर वर्ड आपने पढ़ा ना, पहले एक ज्योमेट्री बॉक्स आता था रेड रेड कलर का, कुछ याद आया? एक रेड रेड कलर का ज्योमेट्री बॉक्स आता था, फ्रंटियर लिखा रहता था, और हम क्या कहते थे कि एफ नाम का फौजी था, राजस्थान में रहता था, वो नाम की गोली लगी, ऐसा कुछ था, पता नहीं। नर्स को बुलाया था, टेबल पर लुटाया था, इंजेक्शन लगवाया था, एलिफेंट बुलाया था और राजस्थान पहुंचाया था, कुछ शायद ऐसा, मुझे पक्का याद नहीं आ रहा, शायद कुछ इस तरह की कहानी हुआ करती थी। वेल, आगे बढ़ते हैं, ये तो खैर बचपन की बात रही। इसके बाद हम जानेंगे डिस्प्यूट्स। भाई इंडिया के डिस्प्यूट्स क्या क्या हैं अपने पड़ोसियों के साथ? देखो यार, सबके होते हैं तो हमारे भी हैं डिस्प्यूट्स, विवाद क्या क्या हैं। तो विवादों के बारे में हम जान रहे होंगे, तो ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ रहे होंगे पहले अध्याय में, जहां हम क्या पढ़ रहे होंगे? इंडिया का इंट्रोडक्शन। हम क्या पढ़ रहे होंगे? इंडिया का इंट्रोडक्शन। ये सारी की सारी चीजें हम किस चीज में जानेंगे जनाब? इंडिया के इंट्रोडक्शन में जानेंगे। तो ये पहला अध्याय होगा, और इस पहले अध्याय के बाद, अरे मतलब पहली यूनिट होगी, ये पहले यूनिट में ये सारी सारी चीजें जानोगे, और उसके बाद हम जाएंगे किस पे? दूसरी चीज पे, और वहां हम क्या जानेंगे? ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक भाग। ठीक है, और भारत के भौगोलिक भागों में इतनी सारी चर्चाएं होंगी, इतनी सारी चर्चाएं होंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ज्योग्राफी तो हमने सारी इसी में पढ़ ली, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा ये, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, दूसरे वाला भाग, जिसमें हम चर्चाएं किस किस की कर रहे होंगे। तो मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट करता हूं, हम जानेंगे भारत के ज्योग्राफिकल रीजन, ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, भारत के भौगोलिक भाग, इस बारे में हम जान रहे होंगे। तो यार इस बारे में जानेंगे तो क्या जानेंगे इसमें? इसमें हम पढ़ रहे होंगे माउंटेन्स। शुरुआत करता हूं, मैं बताता हूं क्या क्या पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया में। हम जानेंगे इसमें माउंटेन्स, माउंटेन्स मीन्स पर्वतों के बारे में जानेंगे, पर्वतों के बारे में जानेंगे कि भाई कौन कौन से पर्वत, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं भारत के अंदर हैं। हिमालय है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है, अरावली पर्वत श्रेणी, बहुत सारी। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, विद मैपिंग आप लोगों को सारी की सारी चीजें कराई जाएंगी। और ज्योग्राफी तो इतना एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। माउंटेन के बाद बात करेंगे प्लेट्यू की। तो प्लेट्यू बोले तो पठार। इसके बाद हम चर्चा कर रहे होंगे प्लेटो की, पठारों की चर्चा करेंगे कि दक्कन का पठार है कि मालवा का पठार है कि छोटा नागपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हम चर्चा कर रहे होंगे चट्टान, रॉक्स। भारत में चट्टानें, भारत में चट्टानें। चट्टानों के बाद जाएंगे जी हम ग्लेशियर्स पे। ग्लेशियर समझते हो, जहां से नदियां निकलती हैं, हिमनद कहते हैं इसको हिंदी में। ग्लेशियर्स की चर्चा हो रही होगी। ग्लेशियर्स के बाद देख आइलैंड्स, थोड़ा मैं जल्दी करता हूं, थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूं। आइलैंड्स के बारे में चर्चा करेंगे, द्वीपों की चर्चा करेंगे, द्वीपों की चर्चा हो रही होगी। आइलैंड्स के बाद हम जानेंगे प्लेन्स, समतल मैदान, प्लेन्स समतल मैदान, समतल मैदानों की चर्चा होगी। तो ये सब ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया में के अध्याय में आएगा, सारा का सारा उस यूनिट में आएगा, सारा का सारा उसी पार्ट में आएगा। इसके बाद डेजर्ट्स, मरुस्थल, मरुस्थलों की बात होगी। डेजर्ट के बाद चीजें बचेंगी, लेक, लेक झील, लेक्स बचेंगी, झीलें। इसके बाद लेक के बाद हम जान रहे होंगे दर्रे, पास, पासेस, दर्रे, पासेस के बारे में पढ़ेंगे। दर्रों के अलावा ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह प्रतिरूप कैसा है, ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, ड्रेनेज पैटर्न, अपवाह प्रतिरूप,
अरे घबराओ मत, बड़ी आसान चीज़ें बताऊंगा यार। अभी यहीं एक्सप्लेन करने लग गया तो फिर जब वहाँ पढ़ाऊंगा तो वहाँ क्या करूँगा। ड्रेनेज पैटर्न, और ड्रेनेज पैटर्न के बाद हम जान रहे होंगे डैम्स के बारे में, यानी बांध। तो ये कुछ टॉपिक रहेंगे किसमें, ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया में। और भारत के भौगोलिक भागों में हम ये सारी की सारी चीज़ें जानेंगे, माउंटेन्स, प्लेट्यू, रॉक्स, ग्लेशियर्स, आइलैंड्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, लेक, पास, ड्रेनेज पैटर्न एंड डैम्स। इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, पर्वतों के बारे में जानेंगे, पठारों के बारे में जानेंगे, चट्टानों के विषय में जानेंगे, हिमनद, द्वीप, समतल मैदान, मरुस्थल, झील, दर्रे, अफवाह प्रतिरूप और बांध। ये सारी की सारी चीज़ें हम किस किस भाग में पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंडिया के रिवर सिस्टम के बारे में। तो बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और इसके बाद तीसरा जो अध्याय होगा, जो तीसरा पार्ट होगा, तीसरी जो यूनिट होगी इसमें, वो होगा रिवर सिस्टम। वो क्या होगा, रिवर सिस्टम। नंबर 3 पे हम जान रहे होंगे रिवर सिस्टम के बारे में। रिवर सिस्टम, और रिवर सिस्टम को ना अब अलग अलग तरीके से पढ़ाने का तरीका है। रिवर सिस्टम को, जो नदी तंत्र है भारत का, जो नदी तंत्र है, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का जो नदी तंत्र है उसको 3 भागों में बांट करके हम पढ़ेंगे। भारत का नदी तंत्र, इसको हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 भाग, तो वो 3 भाग होंगे। सबसे पहला होगा इसमें इंडस रिवर सिस्टम। सबसे पहला भाग होगा इसमें इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। इनको सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, जो उसकी हेल्पिंग रिवर्स हैं, जो उसकी सपोर्टिंग रिवर्स हैं, उनके बारे में हम जान रहे होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तरी भारत का नदी तंत्र, नॉर्दर्न रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। उत्तरी भारत का नदी तंत्र, उत्तरी भारत का नदी तंत्र। अच्छा, वैसे तो ये नदी भी नॉर्थ इंडिया में ही है, लेकिन सिंधु और उसके आसपास की जो सहायक नदियां हैं जो उसके नॉर्थ इंडिया में ही आती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नॉर्दर्न रिवर सिस्टम में हम गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों के, उनके आसपास की नदियों की बातें कर रहे होंगे। और इंडस रिवर सिस्टम की जो सिंधु नदी के आसपास की जो नदियां हैं उनको हम एक साथ जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे नॉर्दर्न रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, और सबसे बाद में हम चर्चा कर रहे होंगे दक्षिण भारत का जो नदी तंत्र है, सदर्न रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया की। सदर्न रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। दक्षिणी भारत का नदी तंत्र, तो जी सरकार ये बातें हमारी चल रही होंगी रिवर सिस्टम में। और रिवर सिस्टम पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार चलो यार बहुत सारी ज्योग्राफी होगी, लेकिन सच्चाई तो ये अब तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है जनाब। चलिए देखते हैं फिर क्या पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी चर्चा हो रही होगी बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक जिनके बारे में बहुधा हम या तो पढ़ नहीं पाते या हम पहुंच ही नहीं पाते वहां तक। तो वो टॉपिक रहेगा साइक्लोन्स इन इंडिया। साइक्लोन्स इन इंडिया, साइक्लोन समझते हो? चक्रवात, भारत में चक्रवात, चक्रवातों के बारे में जानेंगे। किस विषय में जान रहे होंगे? चक्रवातों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। आफ्टर दैट, इसके बाद जो भारत के जल संसाधन हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं,
उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। वाटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, वाटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, वाटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, भारत के जल संसाधन, भारत के जल संसाधन। और वाटर रिसोर्सेज के बाद जो टॉपिक हम छेड़ेंगे, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगी सॉइल्स ऑफ इंडिया। भारत में मिट्टियाँ, भारत में मिट्टियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं, लैटेराइट है कि काली मिट्टी है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम इस विषय में बहुत बेहतरीन तरीके से जान रहे होंगे इन चीज़ों को। सॉइल ऑफ इंडिया या सॉइल्स इन इंडिया, जो भी आप समझ जाओ यार, भावनाओं पे जाइए। मिट्टियाँ, भारत में मिट्टियाँ, भारत में मिट्टी, मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। और सॉइल्स के बाद हम जानेंगे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि, एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि। तत्पश्चात हम चर्चा कर रहे होंगे इरिगेशन इन इंडिया, इरिगेशन इन इंडिया। इरिगेशन मतलब सिंचाई, भारत की सिंचाई व्यवस्था के बारे में चर्चा होगी, भारत की जो सिंचाई व्यवस्था है उसके विषय में चर्चा होगी। उसके बाद हम जानेंगे, उसके बाद टॉपिक होगा वेजिटेशन इन इंडिया, वेजिटेशन इन इंडिया, भारत में वनस्पतियां, भारत में वनस्पतियां। वेजिटेशन इन इंडिया, भारत में वनस्पतियां। और एक अच्छा टॉपिक ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया, ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया। भारत में जो है जो तेल शोधनशालाएं हैं, ठीक है, तेल शोधनशालाओं के बारे में जानेंगे, तेल शोधनशालाएं। तेल शोधनशालाओं की चर्चा हो रही होगी, ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया। उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ट्रांसपोर्ट, यातायात। इसके बाद ट्रांसपोर्ट के बाद मिनरल्स, मिनरल्स इन इंडिया, खनिज पदार्थ जो पाए जाते हैं। भारत में खनिज, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सेंसस, जनगणना। एंड कुछ बच गया इसके बाद, हाँ जी बिल्कुल बचा, पावर प्रोडक्शन इन इंडिया, भारत में पावर प्रोडक्शन, पावर प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में ऊर्जा का उत्पादन, भारत में ऊर्जा उत्पादन। तो यार ये सिलेबस जो है ना, ये सिलेबस है इंडियन ज्योग्राफी का, जो मैं कराने जाऊंगा। हालांकि शायद यदि कोई टॉपिक यदि पढ़ाते टाइम जांच पड़ जाएगी, यदि और कोई टॉपिक ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी टॉपिक करा दिया जाएगा। तो ये सारा का सारा सिलेबस रहेगा इंडियन ज्योग्राफी का, और हम ये सारी की सारी चीज़ें जान रहे होंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा जो है सिलेबस डिस्कस कर दिया है।
और अभी यार इंडियन ज्योग्राफी पे जाने से पहले पहले थोड़ा सा ज्योग्राफी का परिचय ले लेते हैं। देखो फॉर्मेलिटी ही मान लो इसको कि ज्योग्राफी का परिचय जानना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ज्योग्राफी शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत में थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और चीज़ों को अपने अच्छे ढंग से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो पहले मैं ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बुक के पहले पेज पे दिया होता है, बहुत जगह से आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके होगे, पढ़ रहे होगे, तो आज एक बार फिर पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस ये भारतीय हटाता हूं मैं फिलहाल के लिए और ज्योग्राफी की बात करता हूं। बात मैं ज्योग्राफी की करने जा रहा हूं थोड़ी सी, और थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और ये चीज़ें जो आप लोग ऑलरेडी कुछ जानते भी होगे, नहीं भी जानते तो बिल्कुल आज जान जाओगे यार। यदि ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात की जाए ना, इस ज्योग्राफी विषय की बात की जाए, तो वास्तव में ये विषय 19th सेंचुरी तक, 19वीं शताब्दी तक एक स्वतंत्र विषय नहीं था। जैसे आज आज भूगोल है, आप भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में अलग पढ़ते हैं आप। ये शुरुआत में तो ये फिलोसफी का एक पार्ट हुआ करता था, दर्शन शास्त्र का एक पार्ट हुआ करता था, एक वैज्ञानिक विषय है। तो ऐसी बात नहीं है कि ज्योग्राफी कोई बस ऐसे ही है, आए रटा रट लिया हो गया काम, नहीं नहीं नहीं, काफ़ी चीज़ें समझने की हैं इसमें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझने की हैं। तो मैं बात करूँ इस, ये जो भूगोल है, ये जो ज्योग्राफी नाम है, ये नाम मिला कहाँ से। तो यार इस ज्योग्राफी के नाम की बात की जाए तो ये ज्योग्राफी नाम मिला हमें, दिया यूनानियों ने, ग्रीक्स ने। एक देश पड़ता है यूरोप में, यूनान, ग्रीस। ओलंपिक खेलों की भी शुरुआत यूनान से ही हुई थी। तो भूगोल का जो नामकरण किया, जो नेमिंग की भूगोल की, वो किसने की, जिसको प्राइमरी लेवल पर डेवलप किया, वो किसने, किन लोगों ने किया, वो यूनानियों ने किया। तो बात करें भूगोल के नामकरण की, तो भूगोल का जो नामकरण किया, सबसे पहला पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, भूगोल का नामकरण, जो भूगोल का नामकरण किया वो यूनानियों ने किया। थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा परिचय दे देता हूं, फिर वापस हम इंडियन ज्योग्राफी पे ही आ जाएंगे। तो भूगोल का नामकरण किस किन लोगों ने किया, वो यूनानियों ने किया। यूनानियों ने किया। नेमिंग ऑफ ज्योग्राफी डन बाय, नेमिंग ऑफ ज्योग्राफी बाय ग्रीक्स, भाई ग्रीस देश का नाम और ग्रीक्स यूनान के निवासी। जैसे हम क्या है, इंडिया देश का नाम है और इंडियन क्या है, भारतीय, भारतवासी। तो भूगोल का जो नामकरण था वो किसने किया, यूनानियों ने किया। जो नेमिंग दी, जो नाम दिया भूगोल को, वो किसने दिया, यूनानियों ने दिया। अब बात करते हैं यार, अब एक सिंपल सा एक और क्वेश्चन बनता है, हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, और इसमें थोड़ा सा, हालांकि इसमें थोड़ा सा विवाद भी है। तो यदि ज्योग्राफी के फादर की बात की जाए तो दो लोगों के नाम विवाद में हैं, हिकेटियस और इरेटोस्थनीज। हुआ ये कि यूनान के एक विद्वान थे, ज्योग्राफर थे, हिकेटियस, अ ग्रीक स्कॉलर एंड अ ज्योग्राफर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बुक लिख दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था जस्ट पीरियड्स। और उस जस्ट पीरियड्स का जो मीनिंग होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। सबसे पहले हिकेटियस, जो कि यूनान के एक विद्वान थे, एक भूगोलविद थे, उन्होंने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियड्स, जिस यूनानी भाषा में तो जस्ट पीरियड्स है, लेकिन यदि उसका मीनिंग निकाला जाए तो उसका मीनिंग निकलता है पृथ्वी का वर्णन, ने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का उसमें उन्होंने वर्णन किया था। ठीक है, तो यही कारण है कि हिकेटियस को भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है किसको, हिकेटियस को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि हिकेटियस यूनान के एक विद्वान और भूगोलविद, यूनान के एक विद्वान और भूगोलविद, या भूगोलवेत्ता लिख लो, भूगोलवेत्ता। इन्होंने क्या किया यार, इन्होंने बुक लिख दी, इन्होंने बुक लिख दी जस्ट पीरियड्स। इन्होंने क्या लिख दी, इन्होंने बुक लिख दी, किताब लिख दी जस्ट पीरियड्स, जस्ट पीरियड्स।
हिकेटियस ने क्या कर दिया, हिकेटियस ने बुक लिख दी, कौन सी, जस्ट पीरियड्स। हिकेटियस ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, जस्ट पीरियड्स। हिकेटियस कौन थे भाई, एक ग्रीक स्कॉलर थे, मैं बता देता हूं हिकेटियस कौन थे, एक ग्रीक स्कॉलर, कैपिटल जी, एक ग्रीक स्कॉलर एंड ज्योग्राफर, हिकेटियस अ ग्रीक स्कॉलर एंड ज्योग्राफर रोट अ बुक नेम्ड जस्ट पीरियड्स। और इस जस्ट पीरियड्स का मतलब ही पता है क्या होता है, इस जस्ट पीरियड्स का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। काफी मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई भगने वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ो। पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। जस्ट पीरियड्स का मीनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो यार इन्होंने सबसे पहले बुक लिख दी डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, तो इन्हीं को क्या कहा गया, फादर ऑफ ज्योग्राफी। इन्हीं को क्या कहा गया, फादर ऑफ ज्योग्राफी। अब बात आती है कि पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, क्या वास्तव में भूगोल केवल पृथ्वी का वर्णन होता है, रियली? नहीं जी, भूगोल तो एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, एक ऐसा इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है जिसमें हम विश्व के बारे में जानते हैं, यानी वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, आकाशीय पिंडों के बारे में भी पढ़ते हैं, यानी सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं उनके बारे में भी जानते हैं, स्थल लैंड के बारे में जानते हैं, ओशियंस महासागरों के बारे में जानते हैं, एनिमल्स और अदर लिविंग बींग्स के बारे में भी जानते हैं, जीव जंतुओं के बारे में भी जानते हैं, भूतरातल लैंड सरफेस की भी हम चर्चा करते हैं। ये बहुत सारी चर्चा ज्योग्राफी के अंदर आती हैं। तो ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन है वो धीरे धीरे बदली, लेकिन अब यार इन्होंने शुरुआत में पृथ्वी का वर्णन नाम की बुक लिख दी, तो इनको क्या कहा जाने लगा, द फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का पिता। द फादर ऑफ ज्योग्राफी, हिकेटियस इज कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योग्राफी। चलिए सरकार, ये तो हमने हिकेटियस के बारे में जाना कि यूनान के एक विद्वान ने एक घटना को अंजाम दिया, उन्होंने जस्ट पीरियड्स नाम की बुक लिख दी और उनको क्या कहा गया, फादर ऑफ ज्योग्राफी। अब इराटोस्थनीज भी तो फादर ऑफ ज्योग्राफी हैं, जी हाँ बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है, बट ही इज द रियल फादर ऑफ द ज्योग्राफी, ही इज रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी, हिकेट। अब बात करते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थोड़ी चीजों के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब बात आती है कि अभी यार हिकेटियस ने ना, अब बात को ध्यान से समझना, अब ये थोड़ा सा विवाद भी क्यों है, जरा गौर फरमाइएगा बात को। यार हिकेटियस ने जो ये बुक लिखी, हिकेटियस ने जो ये बुक लिखी पृथ्वी का वर्णन, यार इसमें कोई भूगोल वर्ड का कोई जिक्र नहीं है। अब हम कह रहे हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी इनको, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक स्टार्टिंग की शुरुआत कर दी तो इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया, लेकिन वास्तव में यदि बात की जाए, जो ज्योग्राफी वर्ड का प्रयोग किया सबसे पहली बार इस पृथ्वी के वर्णन के लिए, अर्थ के डिस्क्रिप्शन के लिए, जो ज्योग्राफी वर्ड का प्रयोग किया सबसे पहली बार, वो यूनान के ही गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियंस थे और भूगोलविद थे, ज्योग्राफर थे। उनका नाम था इरेटोस्थनीज। उन इरेटोस्थनीज ने सबसे पहली बार ज्योग्राफी वर्ड, ये जो वर्ड देख रहे हो ज्योग्राफी, इस ज्योग्राफी वर्ड का, इस भूगोल शब्द का यदि सबसे पहली बार प्रयोग किसी ने किया तो वो थे इरेटोस्थनीज। वर्ड ज्योग्राफी was used by Eratosthenes first time. Eratosthenes was the mathematician and geographer of Greece. He is called the real father of geography. तो आप ये चीजें समझिए। तो ज्योग्राफी वर्ड का जो सबसे पहले यूज किया, ज्योग्राफी वर्ड का सबसे पहले जो यूज किया, द वर्ड ज्योग्राफी, जो वर्ड है ज्योग्राफी, भूगोल शब्द, इस भूगोल शब्द का
सबसे पहले प्रयोग, इस ज्योग्राफी वर्ड का सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया, इरेटोस्थनीज ने किया, इरेटोस्थनीज ने किया सबसे पहले प्रयोग भूगोल शब्द का। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले प्रयोग किया और इरेटोस्थनीज इज कॉल्ड द फादर, द रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले प्रयोग किया, फर्स्ट टाइम इरेटोस्थनीज used the word geography and Eratosthenes was the mathematician and geographer of Greece। तो मैं बता देता हूँ Eratosthenes कौन थे? एक गणितज्ञ, यूनान के एक गणितज्ञ, यूनान के एक गणितज्ञ, यूनान के एक गणितज्ञ और भूगोलविद या भूगोलवेत्ता, और भूगोलविद या भूगोलवेत्ता, भूगोलविद या भूगोलवेत्ता, द मैथमेटिशियन एंड ज्योग्राफर ऑफ ग्रीस। एंड जियोग्राफर ऑफ ग्रीस, ऑफ ग्रीस, शायद वीडियो में पता नहीं चला गया, कोई बात नहीं, समझ लो। मैथमेटिशियन एंड ज्योग्राफर ऑफ ग्रीस, यूनान के गणितज्ञ और भूगोलविद थे कौन? इरेटोस्थनीज। इन्होंने सबसे पहली बार इस भूगोल शब्द का प्रयोग किया। वर्ड ज्योग्राफी वाज यूज्ड बाय इरेटोस्थनीज फर्स्ट टाइम एंड इरेटोस्थनीज वाज द मैथमेटिशियन एंड ज्योग्राफर ऑफ ग्रीस, ही इज कॉल्ड द रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो ध्यान रखें। अच्छा, पूछा जाए कि भूगोल शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो यूनानी विद्वान थे इरेटोस्थनीज, उन्होंने कब किया? तो ध्यान रखिएगा 300 BC, 300 ईस्वी पूर्व में इन्होंने किया था, 300 ईस्वी पूर्व में किया था। ये 300 ईस्वी पूर्व में ही इन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग कर दिया था, 300 BC में। अब ये बीसी का कॉन्सेप्ट शायद आपको नहीं समझ में, यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता तो ये आपको ना हिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। जो हिस्ट्री की मैम आपको पढ़ाएंगी वहाँ आपको बहुत अच्छे समझाया। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं इसमें थोड़ा टाइम नहीं ले जाना चाहता, थोड़ी और ये क्लास और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, खैर समझ जाओगे आप। तो 300 BC में यूज़ हुआ था किसका, किस वर्ड का? ज्योग्राफी वर्ड का यूज़ हुआ था। ईसा मसीह का जहाँ जन्म हुआ, समझ लो मैं थोड़ा सा बता, ईसा मसीह का जहाँ जन्म हुआ वहाँ से वर्ष 1 की शुरुआत हुई। आज वर्ष 2020 चल रहा है, उस वर्ष 1 से भी, ईसा मसीह के जन्म से भी, बिफोर क्राइस्ट उस जन्म से भी, यानी एक तरह से ऐसे मानो जैसे अपने नंबर लाइन देखी ना, नंबर लाइन। अब अभी फिलहाल जैसे 2020 चल रहा है, ऐसे कभी वर्ष 1000 रहा होगा, ऐसे ही 1 रहा होगा। अब देखो जीरो कुछ नहीं होता, जीरो का ऐसा नहीं होता कि कोई 1 जनवरी सन जीरो, जीरो कुछ नहीं होता। फिर इसके बाद तो अपने नंबर लाइन पड़ी होगी, इधर प्लस में, इधर वाले माइनस में। अब इधर जो भी जाएगा ये 1 है, अब वर्ष को तो माइनस नहीं लिख सकते ना, तो ये 1 BC बिफोर क्राइस्ट। ऐसा माना जाता है कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म, क्राइस्ट का जो जन्म हुआ, जीसस क्राइस्ट का, उससे पहले के जो टाइम है उसको कहते हैं कि 1 BC, 2 BC, इसी तरह चलते चलते कोई 100 BC आया होगा, फिर ये 300 BC बात आ रही बिफोर क्राइस्ट। तो ये मैं अब तो ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा, ठीक है, वरना टाइमलाइन वगैरह सारी की सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में पढ़ाई जाएंगी ये। खैर चलिए, तो ये हमने बात की इरेटोस्थनीज के बारे में, और इरेटोस्थनीज को ही क्या कहा जाता है? द रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी। इरेटोस्थनीज को ही क्या कहा जाता है? द रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार ज्योग्राफी वर्ड का प्रयोग इन्होंने किया था, द रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी, द रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल का वास्तविक जनक, भूगोल का वास्तविक पिता। भूगोल का वास्तविक जनक या भूगोल का वास्तविक पिता, जनक पर्यायवाची होता है शब्द पिता का। तो ये बात हमने की इरेटोस्थनीज के बारे में जाना। देखो थोड़ा जानना जरूरी भी है, क्योंकि हम ज्योग्राफी की जब शुरुआत करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट सीधा इंडियन ज्योग्राफी। पहला थोड़ा सा परिचय दूंगा मैं आपको
इधर उधर की बातों से परिचित कराऊंगा। ये चीज़ें वही हैं जो आपको सबसे शुरुआत में आप पढ़ने को मिल जाती है। बात आती है यार, ये ज्योग्राफी जो वर्ड है, इस ज्योग्राफी वर्ड का मतलब क्या है, ये क्या है, ज्योग्राफी वर्ड का मतलब क्या हुआ। तो इस ज्योग्राफी वर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यार ये जो ज्योग्राफी वर्ड है ये दो शब्दों से मिल के बना है, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे हिकेटियस ने जो बुक लिखी थी जस्ट पीरियड्स, वो भी यूनानी नाम था, वो भी ग्रीक नाम था, उसका मीनिंग होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अब ये जो वर्ड ज्योग्राफी है ये भी यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। वो वर्ड कौन कौन से हैं? जीई प्लस ग्राफो, जीई प्लस ग्राफो, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, यूनानी भाषा के शब्दों से, यूनानी भाषा के शब्दों से मिलके बना है। जीई प्लस ग्राफो, वेयर जीई गिव्स द मीनिंग ऑफ अर्थ, पृथ्वी। जी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, अर्थ। एंड द ग्राफो, और ग्राफो का अर्थ वर्णन, वर्णन करना या वर्णन। टू डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्शन। तो बात घूम घाम के वही आई कि जस्ट पीरियड्स भी पृथ्वी का वर्णन था मतलब, और ये ज्योग्राफी भी का भी मीनिंग क्या निकल रहा है? पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। इसका मीनिंग भी कुछ इसी तरह का निकल रहा है, पृथ्वी का वर्णन। तो ज्योग्राफी वर्ड का मीनिंग, ज्योग्राफी वर्ड ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जीई प्लस ग्राफो, जी मतलब पृथ्वी, ग्राफो माने वर्णन करना या डिस्क्रिप्शन। ये चीज़ें उम्मीद है आप बहुत पहले से जानते होंगे। दैट मीन्स पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। एक डेफिनेशन तो निकल जाती है ना यहाँ से, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल। लेकिन मैं आपको एक अच्छी सी डेफिनेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि भूगोल में केवल पृथ्वी का वर्णन करते हैं, ये हम डेफिनेशन लिख रहे हैं इस हिसाब से। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि 19th सेंचुरी में इसको, जो 19वीं शताब्दी थी उसमें इसको एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में मान्यता मिली थी ज्योग्राफी को। और इसके अलावा बहुत सारी और भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वर्तमान भूगोल के जनक, व्यवस्थित भूगोल के जनक, वो चीज़ें मैं नहीं पढ़ना। दो चीज़ें आप याद रखो कि भूगोल के जो फादर हैं ज़्यादातर एग्जाम में आए तो हिकेटियस, और भूगोल के जो वास्तविक पिता हैं, इफ हिकेटियस इज नॉट इन ऑप्शन, इरेटोस्नीज विल बी द फर्स्ट आंसर। द रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी इज इरेटोस्नीज। ठीक है, बात आई समझ? तो ये हमने बात जानी, थोड़ी सी ज्योग्राफी के बारे में हमने ये चीज़ें जानी। भूगोल के जो वास्तविक जनक हैं वो कौन है? इरेटोस्नीज हैं। और भूगोल का जनक हिकेटियस को भी कहा जाता है, हिकेटियस को भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात जानते हैं कि हम ज्योग्राफी में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या। आप सोच रहे हैं तो आपने तो बता दिया सिलेबस, अरे मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफी को कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? तो जरा ज्योग्राफी के बारे में तो जान लें। तो बात कुछ ऐसी है, ज्योग्राफी को ना मैं 4 हिस्सों में, देखो ईवीएस इकोलॉजी वैसे अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन मैं इसको ज्योग्राफी में ही इंक्लूड कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज आएगी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। विश्व भूगोल, विश्व भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी से पहले पे पहुंचने से पहले थोड़ा सा एक हल्का सा एक बेस देके जाऊंगा मैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद अब जो हम पढ़ने ही वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन ज्योग्राफी। भारतीय भूगोल,
इसके बाद जो तीसरा इसका पार्ट है वो होता है एस्ट्रोनॉमी। आजकल बहुत कम क्वेश्चन आने लगे इससे। खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान या खगोल शास्त्र, जिसमें ग्रहों के बारे में, सौरमंडल वगैरह के बारे में, ये सारी सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। वो सारे के सारी जो चीज़ें आपने बहुत बार, ज्योग्राफी का मतलब कुछ लोगों को तो ये लगता है कि ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब यही है, नीला ग्रह किसे कहते हैं, कितने ग्रह हैं। नहीं भैया, ज्योग्राफी का मतलब केवल वो नहीं है, वो तो एक भाग है मात्र एस्ट्रोनॉमी का, खगोल शास्त्र का। और इसके बाद इसमें चौथा पार्ट है, इसी का मैं पार्ट मान के चल रहा हूँ उसको, ईवीएस एंड इकोलॉजी। हालांकि एक अपने आप में भी एक अलग सब्जेक्ट है, ईवीएस, एनवायरमेंट्स एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट्स एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, तो ये कुछ चर्चाएं होंगी जिनको हम भूगोल में, ज्योग्राफी में जानेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ईवीएस एंड इकोलॉजी, ये कुछ चर्चाएं हम भूगोल में कर रहे होंगे। और ऐसा नहीं है, इसके अतिरिक्त भी भूगोल के बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे भौतिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, मानव भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, रचनात्मक भूगोल है। तो ऐसा नहीं है केवल यही है, ऐसा नहीं है। ये तो मैं पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो हमारे एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। वरना ज्योग्राफी के बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, कितने पार्ट बना लो यार, जितनी मर्जी हो। तो बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं और ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और जान ही रहे हैं, जान क्या लेते हैं, जान ही रहे हैं, थोड़ा बेसिक सी चीज़ें कर रहे हैं और फिर हम पहुंचेंगे इंडियन ज्योग्राफी पे। तो क्योंकि ज्योग्राफी वर्ड का भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ज्योग्राफी शब्द का अर्थ ही क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी वर्ड का मतलब ही क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। इसलिए सबसे पहले पृथ्वी का ओवरव्यू जान लें, एक बार पृथ्वी का ओवरव्यू जान लेते हैं। भाई ज्योग्राफी वर्ड का मतलब ही क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो अर्थ की बात कर लेना थोड़ी सी, तो अर्थ की बात क्या करोगे, तो जी अर्थ की बात कुछ ऐसे करेंगे, जरा गौर फरमाइएगा। अब जो अर्थ है, और यदि मैं चार्ट के, ग्राफ चार्ट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूं, तो कहानी कुछ इस तरह से है। इस अर्थ के 71% भाग पर, 71% भाग पर, 71% पार्ट पर, जो 71% पार्ट है उस पे जल ही जल है, वाटर ही वाटर है। इस पे वाटर ही वाटर है 71% भाग पे। अब ऐसा नहीं है, मैं समझ लेना ये पृथ्वी का इस भाग पे पानी पानी, ऐसा नहीं है। वो जगह जगह इसमें महाद्वीप भी हैं, 7 महाद्वीप भी हैं। तो मैं केवल एक ग्राफ, मतलब एक ग्राफ के एक माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 71% भाग पे क्या है, वाटर है। और इसके अलावा जो 29% भाग बचता है उस पे क्या है, उस पे लैंड है। केवल 29% भाग पृथ्वी का लैंड है, 71% भाग जो पृथ्वी का है वो क्या है, उस पे वाटर है, उस पे क्या है, वाटर है। अब यार मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि पृथ्वी पे पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो क्या आंसर होगा जी, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, बिल्कुल जनाब, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पृथ्वी पे पानी का सबसे बड़ा स्रोत महासागर है, ओशियन है। क्या ओशियन से बड़ा कोई सोर्स है वाटर का, है तो बता देना। ओशियन से बड़ा कोई स्रोत नहीं है, महासागर से बड़ा कोई स्रोत नहीं है पूरी पृथ्वी पे पानी का। तो पॉइंट आपका ये बन जाता है कि पृथ्वी पे पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, महासागर होता है। पृथ्वी पे पानी का सबसे बड़ा स्रोत, पृथ्वी पर पानी का, जल का सबसे बड़ा स्रोत महासागर होते हैं, महासागर होते हैं। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ आर ओशियंस।
ओशन से बड़ा वाटर का कोई सोर्स नहीं है। मैं लैंड के सोर्स की बात, तो लैंड की बात करूं कि भूमि की सबसे बड़ी इकाई क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लैंड। तो यार यदि लैंड की बात की जाए ना, तो भूमि की सबसे बड़ी जो इकाई हो सकती है वो महाद्वीप हो सकती है। महाद्वीप से बड़ी भूमि की जो भूमि के टुकड़ा है वो कुछ भी नहीं है। तो पृथ्वी पे भूमि की सबसे बड़ी इकाई क्या हो सकती है, महाद्वीप हो सकती है। पृथ्वी पे पानी का सबसे बड़ा स्रोत महासागर है। और पृथ्वी पे यदि भूमि की बात करूं, मैं लैंड की बात करूं, तो पृथ्वी पे भूमि की सबसे बड़ी इकाई, पृथ्वी पर भूमि की सबसे बड़ी इकाई, पृथ्वी पर भूमि की, लैंड की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी यूनिट क्या है, महाद्वीप है। क्या है, महाद्वीप है। महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स हैं। क्या हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। पृथ्वी पे भूमि की जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है, वो कॉन्टिनेंट्स हैं। पृथ्वी पे भूमि की जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं। सो द लार्जेस्ट सोर्स, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लैंड ऑन अर्थ, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लैंड ऑन अर्थ इज कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंट है ना यार, वो सबसे बड़ी इकाई है भूमि की, सबसे बड़ी यूनिट है। तो कॉन्टिनेंट से बड़ा और भूमि का कोई टुकड़ा होता है नहीं, कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो ये बातें हमने जानी, क्यों जानी, क्योंकि 71% वाटर और 29% में लैंड की बात कर रहा था। सोचा चलो ये दो बातें भी हम इन बातों की भी चर्चा कर ही लेते हैं। अब दो वर्ड आपके सामने हैं, एक ओशियन, एक महासागर, और एक वर्ड आया आपके सामने कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। तो जरा जान लें। अब आप लोगों से क्वेश्चन, क्या आपकी आवाज़ तो मुझ तक आ नहीं पाएगी, तो आप खुद ही समझ जाइएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताइए महासागर कितने हैं, 4 हैं कि 5 हैं। 4 महासागर हैं कि 5 महासागर हैं। तो आप में से कुछ का आंसर आएगा 5, कुछ का आंसर आएगा 4। और आंसर सही क्या है तो मैं आपको जरा बता देता हूं कि सही आंसर क्या है। तो जनाब जरा गौर से देखिएगा। महासागरों की मैं बात करूं तो प्रशांत महासागर, महासागरों की बात करता हूं, महासागर, महासागर, ओशियंस, प्रशांत महासागर, नंबर 2 आर्कटिक महासागर, सबसे इंग्लिश में लिख देता हूं, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। अटलांटिक लिखना था, कोई बात नहीं, समझ जाओ। अभी मैं क्रम नहीं लिखा रहा, ये क्रम नहीं लिखा रहा हूं मैं, कभी क्रम समझ रहे हो ऐसा कोई, मैं यहाँ भी ये कोई घटता या बढ़ता क्रम नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत समझना कि ये कोई क्रम के अनुसार है। मैं आपको जो एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं आर्कटिक की जगह यहाँ अटलांटिक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझानी है आपको इसमें। आर्कटिक की जगह मैं यहाँ अटलांटिक ही कर लेता हूँ, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझानी है, तो फिर ये अलग अलग हो जाएंगे। अटलांटिक महासागर कर लेता हूँ, आर्कटिक को नीचे लाते हैं। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, और नंबर 4 आर्कटिक ओशियन।
अब बात आपके मन में आ रहा होगा कि दक्षिणी महासागर सदर्न ओशन क्यों नहीं लिखा। तो एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखो दक्षिणी महासागर, इनका जो दक्षिणी धाराएं हैं, जो इनकी दक्षिण में जो धाराएं जाती हैं, उनसे ही निर्माण होता है किसका, जो पांचवा है दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन जो इनकी दक्षिणी धारा है, दक्षिण की तरफ जो धारा है किस किस की, प्रशांत महासागर की, अटलांटिक महासागर की और हिंद महासागर की, पैसिफिक ओशियन की, अटलांटिक ओशियन की और इंडियन ओशियन की जो साउथ की तरफ जो धारा है उससे ही निर्माण हुआ है किसका, दक्षिणी महासागर का। यदि मैं क्रम की बात करूं, इनके घटते हुए मैं क्रम की यदि बात करूं, इनके घटते हुए मैं क्रम की बात करूं, तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो पैसिफिक का आता है, प्रशांत महासागर का आता है। मैं घटते हुए क्रम में लिख रहा हूं, इनको मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, घटते क्रम में, सबसे बड़ा सबसे ऊपर, सबसे छोटा नीचे। तो घटते क्रम में यदि मैं बात करता हूं इनकी, तो सबसे जो पहले आएगा वो प्रशांत महासागर आता है, पैसिफिक आता है सबसे पहले पैसिफिक ओशियन आएगा। पैसिफिक के बाद आपका जो ओशियन आएगा वो आएगा अटलांटिक, सबसे बड़ा है प्रशांत, उसके बाद आएगा अटलांटिक, अटलांटिक के बाद नंबर 3 पे आता है हिंद महासागर, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के बाद नंबर 4 पे ये सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर। और नंबर 5 पे आएगा ये आपका आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, उसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद या और उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। और इस तरह से कुल मिला के 5 महासागर हैं, जिनमें ये 4 प्रमुख हैं, जिनमें ये वाले 4 प्रमुख हैं। और कुल मिलाकर के महासागरों की संख्या कितनी है, 5 है। कुल मिलाकर के महासागरों की कुल संख्या कितनी है, 5 है, जिनमें 4 प्रमुख हैं। कौन कौन से, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। और इन तीनों की दक्षिणी धारा से ही निर्माण हुआ है किसका, दक्षिणी महासागर का। ध्यान रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जो आर्कटिक महासागर है इसको छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। अभी बताऊंगा, आप देखोगे सबसे ऊपर है, नॉर्थ पोल की तरफ है और बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, इसको छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर, छिपता हुआ महासागर। इसको क्या कहा जाता है, छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है, सिंकिंग ओशियन। ठीक है, डूबता हुआ, सिंक, छिपता हुआ महासागर भी इसको कहा जाता है। किसको, आर्कटिक महासागर को, आर्कटिक महासागर को। और ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा जो महासागर है, जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा है और सबसे डीपेस्ट है। ये जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा महासागर है, सबसे लार्जेस्ट है। ये सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट है और डीपेस्ट भी यही है, गहरा भी सबसे यही है और सबसे गहरा भी यही है, सबसे गहरा, डीपेस्ट। और जो सबसे छोटा महासागर है वो कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन एंड प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड एंड आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। तो ये महासागरों की कुछ बातें, ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, केवल और केवल ओवरव्यू दे रहा हूं।
अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, इनकी बहुत सारी खासियतों के बारे में बात नहीं कर रहे कि इनमें क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या हैं, ये उस बारे में बातें नहीं कर रहे हैं हम। अभी केवल और केवल ओवरव्यू जान रहे हैं, क्योंकि हमें पहुंचना कहाँ है, इंडियन ज्योग्राफी पे पहुंचना है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि अब महासागरों की बात कर ली। अब एक चीज़ और चीज़ बची हुई है आपने, मैंने बताया था कि लैंड का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या होता है, जो सबसे बड़ी यूनिट है वो क्या है, कॉन्टिनेंट। तो जरा कॉन्टिनेंट की ओर चर्चा कर लेते हैं। और आप सभी लोग तो जानते ही होंगे कॉन्टिनेंट्स की जो संख्या है वो कितनी है, वो 7 है। कितने कॉन्टिनेंट हैं पृथ्वी पर? 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। और जरा अब हम उन 7 महाद्वीपों के बारे में थोड़ा सा जान लें। केवल ओवरव्यू ले रहा हूं मैं, ये मत समझना ये आपको कोई चीज पढ़ाई है। ओवरव्यू देके आपको मैं इंडियन ज्योग्राफी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। अब तो टाइम चाहे अब जितना भी लगेगा सो लगेगा, क्योंकि समय पर हमारा अधिकार नहीं है। तो जरा कॉन्टिनेंट की चर्चा कर लेते हैं, महाद्वीपों की चर्चा कर लेते हैं। महाद्वीप, महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यार कॉन्टिनेंट्स के बारे में क्या जानेंगे? आपको जानते हो कि पृथ्वी पर जो भूभाग की सबसे बड़ी इकाई है, लैंड की जो सबसे बड़ी यूनिट है, वो उसको ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम महाद्वीप कहते हैं। और ये महाद्वीपों की संख्या आप जानते ही हैं कितनी है, ये लगभग 7 है। वो ये लगभग 7 है महाद्वीपों की संख्या, लगभग नहीं है ही 7 यार, लगभग वर्ड यूज भी करना ही सही नहीं है, 7 ही है। तो बात चल रही है एक और महाद्वीप की, हाँ बिल्कुल चल रही है। तो अभी तो कंफर्म नहीं है, 7 की बात करते हैं सबसे पहली बात। और ये मैं बिल्कुल क्रम के अनुसार ही लिख रहा हूं। सबसे पहली बात करते हैं, सबसे बड़ा जो है वो एशिया, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, एशिया है। एशिया के बाद नंबर आता है अफ्रीका का। एशिया के बाद अफ्रीका का नंबर आता है। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद नंबर 5 पे अंटार्कटिका, अंटार्कटिक लिख लो या अंटार्कटिका लिख लो, मर्जी है। अंटार्कटिका। और इसके बाद यूरोप, नंबर 6 पे यूरोप, और नंबर 7 यूरोप के बाद ओशिनिया। अच्छा गलत लिख रहा हूं मैं? नहीं अरे गलत नहीं लिख रहा मैं, ओशिनिया ही है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी कह देते हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया तो देश है। ओशिनिया। ये 7 महाद्वीप हैं, ये 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, एशिया, जिसमें हमारा इंडिया आता है, चाइना आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान, ये सारे का हमारे जो आसपास के पड़ोसी देश हैं सारे के सारे कहाँ आते हैं, एशिया में। बात करते हैं अफ्रीका की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसमें मिस्र, इजिप्ट आता है, दक्षिण अफ्रीका नाम का देश आता है, और भी बहुत सारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज़्यादा देश आते हैं। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे ज़्यादा देश हैं। जो जितने भी ये सातों के सातों कॉन्टिनेंट हैं, में यदि बात करें सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ किस कॉन्टिनेंट में है, तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो इस उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही आपके देश पड़ते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो अमेरिका कुछ नहीं है, अमेरिका तो कॉन्टिनेंट है, 2 अलग अलग हैं, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिण अमेरिका। जो देश का नाम है उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूएसए कहाँ किस कॉन्टिनेंट में है, इस उत्तरी अमेरिका के कॉन्टिनेंट में है। कनाडा भी इसी उत्तरी अमेरिका के कॉन्टिनेंट में है, और मैक्सिको नाम का देश भी इसी उत्तरी अमेरिका के कॉन्टिनेंट में है। 3 ही बड़े देश हैं।
और बात करें दक्षिणी अमेरिका की, तो आपने ब्राज़ील देश का नाम सुना होगा। जो ब्राज़ील देश है वो इस दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही है। जो विश्व की जो सबसे बड़ी है जल प्रवाह के अनुसार, जो सबसे बड़ी नदी है अमेजन, वो अमेजन नदी इसी दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही बहती है। अंटार्कटिका, देखो यहाँ किसी का कोई अधिकार नहीं है, बर्फ का रेगिस्तान है इस अंटार्कटिका, यहाँ बर्फ पड़ती है, बिल्कुल साउथ में है। और अंटार्कटिका को बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ किसी देश का कोई अधिकार नहीं है, किसी का कॉन्टिनेंट नहीं है, यहाँ व्यक्ति नहीं रहते। हाँ, एक दो कुछ स्टेशंस तो वगैरह हैं यहाँ पर। बात करें यूरोप की, तो यूरोप कॉन्टिनेंट छठे नंबर पर आता है। और यूरोप कंट्रीज से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो। यूरोपी जो इतने सारे यूरोप कंट्रीज हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, इंग्लैंड है, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं यूरोप के देशों के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। बात करें ओशिनिया की, तो इस ओशिनिया में आप दो फेमस कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज, और भी काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, लगभग 14 कंट्रीज इस ओशिनिया में भी हैं। तो इसको हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कह दिया करते हैं, लेकिन वास्तव में सही रहेगा ओशिनिया कहना। तो ये कुछ महाद्वीप हैं, ये कॉन्टिनेंट्स हैं, इसके बारे में हमने जाना। और ज़रा मैं आपको एक छोटा सा नमूना दिखाने की कोशिश करता हूँ। इन कॉन्टिनेंट्स जो मैंने आपको ये बताए हैं ना, अभी इसका मैं आपको थोड़ा सा एक हल्का सा कोशिश करता हूँ बताने की, ज़रा गौर फरमाइएगा। तो लगभग कुछ इस तरह की मैंने एक रफ मैप बनाने की थोड़ी सी कोशिश की है। कुछ लगभग इस तरह की वर्ल्ड मैप की सिचुएशन होती है, कुछ कॉन्टिनेंट्स की और महासागरों की मैं सिचुएशन को आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ना कॉन्टिनेंट जो अभी हमने पढ़े उनके बारे में बताता हूँ। जो आपने सबसे पहले भी जाना था एशिया कॉन्टिनेंट, तो ये वाला जो कॉन्टिनेंट है खुद समझना, जैसे आप कभी भी देखोगे वर्ल्ड मैप पे तो आपको इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी। और ये वाला जो कॉन्टिनेंट आपको मिलेगा, ये कॉन्टिनेंट है एशिया। ये कॉन्टिनेंट है कौन सा? एशिया। एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। इसके बाद नंबर 2 पे बात आती है अफ्रीका की। ये वाला जो कॉन्टिनेंट आप देख रहे हो ये है अफ्रीका। चलो नंबरिंग तो आप पढ़ी समझ ही चुके हो। ये कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद ये वाला जो कॉन्टिनेंट आप देख रहे हो ये है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। ये वाला जो कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं ये है साउथ अमेरिका, क्योंकि इसके साउथ में है, देखो ऊपर नॉर्थ में है तो नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ में है तो साउथ अमेरिका। यार अब डिस्टेंस तो जानते ही होंगे ना, आपने डायरेक्शन टेस्ट रीजनिंग में जरूर पढ़ा होगा। डायरेक्शन किस किस हिसाब से होती है? डायरेक्शन कुछ इस तरह होती है, देखो ध्यान से। यदि आप कोई भी कॉपी का पेज है, कोई भी स्टैंडर्ड जो पैटर्न है डायरेक्शन का वो ये है, ऊपर होती है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, इधर राइट साइड में आपकी तरफ होती है ईस्ट पूर्व दिशा, इधर नीचे साउथ दक्षिण दिशा, और इधर वेस्ट पश्चिम दिशा। बात आई समझ? नॉर्थ साउथ ये दो मुख्य दिशाएं हैं, उसके अलावा ईस्ट और वेस्ट 4 मुख्य दिशाएं। हालांकि सब डायरेक्शन भी होती है, सब डायरेक्शंस की उप दिशाओं की फिलहाल यहाँ जरूरत नहीं है, अभी डायरेक्शन टेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं आप, रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हैं, तो कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। तो चूंकि वो उत्तर में है इसलिए उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण में है तो ये दक्षिणी अमेरिका। तो ये हुआ दक्षिणी अमेरिका। बात करते हैं जो एशिया के वेस्ट में पश्चिम में आपको दिख रहा है, जो एशिया के वेस्ट में पश्चिम में आपको दिख रहा है यह है यूरोप। यही क्या है? यूरोप। ये जो आपको इधर दिख रहा है, हालांकि और भी हैं छोटे छोटे से देश में, इसी को कहते हैं ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यही है ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब आपको ये लाइन सी दिख रही होगी, इसके नीचे देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो नीचे है बिल्कुल साउथ में, साउथ पोल की तरफ बिल्कुल साउथ में, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसके बिल्कुल नीचे, यही कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है इसको, बर्फ का रेगिस्तान, डेजर्ट ऑफ आइस, डेजर्ट ऑफ स्नो। ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन से आपको दिख रही है, इसी के नीचे, इतना स्पेस नहीं है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही कॉन्टिनेंट कौन सा है? अंटार्कटिका, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल साउथ में। यही कौन सा कॉन्टिनेंट है? अंटार्कटिका। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। ये एशिया के वेस्ट में। अब देखो आपको दिशाओं को भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो एशिया के वेस्ट में क्या? यूरोप, ठीक है। यूरोप के साउथ में क्या? अफ्रीका। अफ्रीका के वेस्ट में कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में कौन कौन से हैं? यूरोप है,
अफ्रीका है, साउथ अमेरिका के ईस्ट में कौन कौन से हैं, यूरोप है, अफ्रीका है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। बात करता हूँ मैं महासागरों की, जरा आपको बात बताऊँ तो देखो ये जो इधर है, इधर ये वाला महासागर जो आप यहाँ बहेगा, ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर, ये देखिए अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। ये देख रहे हो, ये बात, ये देखो, ये जो स्पेस अटलांटिक बिल्कुल नॉर्थ में, बिल्कुल नॉर्थ में, आर्कटिक, सॉरी माफ कीजिए, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी सदर्न एशियन के बारे में, मैंने बताया था कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की जो दक्षिण में जब ये जाकर के मिल जाते हैं, इनकी जो दक्षिणी धारा है, इनकी जो दक्षिणी धारा है, दक्षिण में जाकर के, साउथ में जाकर के जो इनकी धाराएं चली जाती हैं, उसी से तो निर्माण है किसका, दक्षिणी महासागर का। और यही क्या है, दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन। यही क्या है, दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन। और आपको ये दिख रहा है ना, ये सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप वर्ल्ड का, ग्रीनलैंड। तो अभी चूंकि हम पूरे डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पूरे डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि पढ़ना तो हमें इंडियन ज्योग्राफी है, तो मैंने ये आपको एक ओवरव्यू दिया, मैंने ये आपको एक ओवरव्यू दिया। चूँकि अभी हमने चर्चा की थी किस किस के बारे में, हमने चर्चा की महाद्वीपों के बारे में, हमने चर्चा की महासागरों के बारे में, तो मैंने आपको उनका एक ओवरव्यू दे दिया है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक और बहुत अच्छी खासियत बताता हूँ मैं आपको। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे अच्छी खासियत पता क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से गौर से सुनिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, तीनों की तीनों ही लाइन गुजरती हैं। यदि आप इनके बारे में नहीं जानते तो जब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में पढ़ाऊंगा उसके बाद तब आपको ये अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। इन तीनों के बारे में आप नहीं जानते। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से कर्क रेखा, आप जानते हैं कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। देखो आपको भारत के जैसा ही दिख भी रहा है, भारत के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी होके जाती है, यहाँ से भी होके जाती है। बात आ रही है समझ में? कर्क, मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ जरा गौर से सुनिएगा उस बात को। इसके बाद इक्वेटर जो इंडिया से होके नहीं जाती, दूर से, इंडिया के दूर से निकल जाती है, इंडिया से होके इक्वेटर नहीं जाती। और इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, तीनों की तीनों रेखाएं, अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों की रेखाएं कौन कौन सी, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों की तीनों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर लिख देता हूं इंग्लिश में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तीनों की तीनों रेखाएं, तीनों की तीनों जो काल्पनिक रेखाएं हैं कहां से होकर के गुजरती हैं? काल्पनिक क्यों कहा आप समझोगे? काल्पनिक रेखाएं, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब की सब हमने केवल मापन के लिए, मेजरमेंट के लिए काल्पनिक रेखाओं का, काल्पनिक रेखाएं खींची हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो ये तीनों की तीनों कहाँ, किस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं? एकमात्र कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों की तीनों होकर गुजरती हैं, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कर्क रेखा भी, भूमध्य रेखा भी और मकर रेखा भी, तीनों की तीनों ही रेखाएं होकर के गुजरती हैं। तो ये बात रही, कुछ मैंने आपको आज ओवरव्यू दिया और इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम ऑलरेडी बाद में भी करते, वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी करते, लेकिन मैंने शुरुआत में ही आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत इसकी चर्चा कर ली है।
और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरा डीपली पढ़ेंगे, साउथ अमेरिका पढ़ेंगे, यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट क्या क्या चीज़ें हैं सारी चीज़, यूरोप कॉन्टिनेंट पूरा अलग पढ़ेंगे, फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट अलग पढ़ेंगे, एशिया सबसे, फिर ओशिनिया, और सबसे बाद में हम पढ़ेंगे क्या, एशिया। तो एशिया में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो लेकिन फिलहाल हमें पढ़नी है इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस जो है वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। और इंडियन ज्योग्राफी से ही हम शुरुआत करने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी से ही शुरुआत होगी और करनी भी चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को फिलहाल मैं यहीं तक रखता हूँ। आप लोगों से सेकंड क्लास में, जल्दी ही सेकंड क्लास में मुलाकात होगी, जो जहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँगा किसकी, इंडियन ज्योग्राफी की।